ये है सऊदी अरब। एरिया के लिहाज से ये दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है, जिसमें करीब 4 करोड़ लोग रहते हैं। और ये 4 करोड़ लोग एक ऐसे अजीब पैटर्न में रहते हैं जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। सऊदी अरब की 80% पॉपुलेशन इन 2 कलर्ड लाइन में रहती है। एक तरफ ये ब्लू कलर्ड लाइन है जो रेड सी से बिल्कुल साथ सऊदी अरब की सारी वेस्टर्न कोस्ट लाइन को कवर करती है, और दूसरी तरफ ये येलो लाइन है जो पर्शियन गल्फ से शुरू होती है और सऊदी अरब के सेंटर से होते हुए वेस्टर्न कोस्ट लाइन तक जाती है। इन 2 कलर्ड एरियाज के अलावा करीबन सारा सऊदी अरेबिया बिल्कुल खाली है, बल्कि इस येलो लाइन में तो लोग आबादी कुछ साल पहले हुए, मतलब हजारों साल से 90% सऊदी अरब बिल्कुल खाली रहा है। आखिरकार सऊदी अरब के इस पॉपुलेशन पैटर्न की वजह क्या है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस सारे मामले को समझने के लिए हमें सऊदी अरब की हिस्ट्री और जियोग्राफी को समझना होगा। सऊदी अरब की जियोग्राफी की बात करें तो इसका एरिया बहुत ही बड़ा है, इतना बड़ा कि करीबन पूरा यूरोप इसमें आ जाएगा, और इसीलिए 4 करोड़ लोग होने के बावजूद सऊदी अरब का ज्यादातर हिस्सा खाली है। और इवन ये 4 करोड़ का फिगर भी सऊदी अरब की पॉपुलेशन में चंद साल पहले ही ऐड हुआ है। मतलब अगर हम डाटा देखें तो 1970 में सऊदी अरब की पॉपुलेशन 61 लाख थी, और आज 2023 में यह करीबन 4 करोड़ पहुंच गई है। मतलब पिछले 50 सालों में सऊदी अरब की पॉपुलेशन में करीब 1.25 करोड़ लोग ऐड हुए हैं। ऐसा क्या हुआ इन 50 सालों में, और 1917 से पहले सऊदी अरब की पॉपुलेशन इतनी कम क्यों थी? इसकी सबसे बड़ी वजह है सऊदी अरब की हार्श जियोग्राफी। आप सऊदी अरब का मैप देखें तो इसमें आपको हर तरफ बड़े बड़े रेगिस्तान नजर आएंगे। जैसे नॉर्दर्न साइड पर जॉर्डन और इराक के बॉर्डर पर अल नफूद डेजर्ट है, इसी तरह सऊदी अरब की सदर्न साइड पर बहुत ही बड़ा और खतरनाक रेगिस्तान है, जिसे अरबी में रुब अल खाली और इंग्लिश में द एम्प्टी क्वार्टर कहते हैं। अगर आप गूगल मैप पर सऊदी अरब को देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि इस जगह को एम्प्टी क्वार्टर क्यों कहते हैं। इस पूरे एरिया में ना आपको रोड, ना घर और ना ही बस्ती नजर आएंगी, और इसकी वजह यह है कि इस रेगिस्तान में इतने खतरनाक रेत के तूफान आते हैं जितने दुनिया में किसी और रेगिस्तान में नहीं आते। और गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 55 डिग्री तक पहुँच जाता है, जबकि दूसरी तरफ सर्दियों में इतनी ठंड होती है कि टेम्परेचर -7 तक गिर जाता है। इसी रेगिस्तान की वजह से सेंट्रल, नॉर्दर्न और सदर्न अरेबिया में ट्रेड हमेशा से ही बहुत मुश्किल रहा है। हालांकि ये सारे कंट्रीज पड़ोसी हैं और इनके एक दूसरे के साथ बॉर्डर है। इवन अगर आप ओमान को देखें तो वो बिल्कुल ही लॉक नजर आएगा, मतलब आगे समुंदर है और पीछे खतरनाक रेगिस्तान। 20वीं सेंचुरी से पहले इस रेगिस्तान को क्रॉस करने का कोई सोचता भी नहीं था, लेकिन 1931 में पहली दफा एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर मार्क एवंस ने चंद लोकल अरबियों के साथ मिलकर 60 दिनों में इस रेगिस्तान को क्रॉस किया, और 2018 में पहली दफा यहाँ एक हाईवे बनाई गई जो ओमान को सऊदी अरब से कनेक्ट करती है। इससे पहले अगर आपको सऊदी अरब से ओमान विदाउट एयर जाना है तो आपको सऊदी अरब से यूएई के थ्रू 18 घंटे की ड्राइव करके जाना पड़ता था। तो ये रेगिस्तान तो एक वजह हो गई सऊदी अरब की इस हार्श जियोग्राफी की। दूसरे नंबर पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, सऊदी अरब दुनिया का इकलौता इतना बड़ा देश है जिसमें एक भी परमानेंट रिवर नहीं है। और सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत में भी कोई भी नदी नहीं है। इसी तरह पूरे अरब में सबसे ज्यादा बारिश इधर सऊदी अरब और यमन की वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर ही होती है, और यही एक वजह भी है कि यमन की पॉपुलेशन ओमान, यूएई और बाकी गल्फ कंट्रीज से बहुत ज्यादा है। इसी पॉपुलेशन पैटर्न की वजह से यमनी सिविल वॉर का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट सऊदी अरब पर पड़ रहा है, बिकॉज ओमान और यमन के बीच तो ये रब अल खाली डेजर्ट है जिधर कोई जाता नहीं, जबकि सऊदी अरब के सबसे ज्यादा आबादी वाले एरिया यमन के सबसे पॉपुलेटेड सिटी के साथ लगे हुए हैं, और इसीलिए वहाँ के बागी सऊदी अरब को मिसाइल से डराते रहते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि सऊदी अरब के सारे बड़े शहर जैसे कि मक्का, मदीना, जद्दा, रियाद और दमाम सब इस हाई पॉपुलेशन सर्कल से बाहर लोकेटेड है। अब मक्का, मदीना और जद्दा की लोकेशन के पीछे हजारों सालों की हिस्ट्री और स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं। अगर आप जद्दा और मक्का को देखें तो दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं, और दोनों ही मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ एडन, पर्शियन गल्फ और एम्प्टी क्वार्टर से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है। और इसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का मतलब ये था कि हजारों सालों से इंडिया, ईरान, ईस्ट अफ्रीका और इजिप्ट से आने वाले बिजनेस ट्रेडर्स के लिए इन दोनों शहरों को अवॉइड करना करीबन नामुमकिन था, क्योंकि स्टीम शिप्स और स्वेज कनाल के बनने से पहले इजिप्ट से लेकर इंडिया तक सारा जमीनी और समुद्री ट्रेड इसी रूट से होता था, जिसके रास्ते में मक्का, मदीना, जद्दा आते हैं। और यही वजह है कि ये तीनों शहर इकोनॉमिकली अरब वर्ल्ड का फोकल पॉइंट बन गए हैं। अब अगर हम मैप को थोड़ा और जूम करें तो आप देख सकते हैं कि मक्का के नॉर्थ में सारा पहाड़ी एरिया है, और अगर हम थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में आए तो यहाँ ताइफ शहर है। ताइफ एक बहुत खूबसूरत शहर है जहाँ पर हर तरफ ग्रीनरी है और मौसम ठंडा है।
पुराने वक्त में यहाँ के बड़े सरदार और अमीर लोग गर्मियों में यहीं पर वक्त गुजारने आया करते थे। उनके लिए ये एक हिल स्टेशन था। मगर ताइफ के आगे पर्शियन गल्फ तक आपको फ्लैट रेगिस्तान नजर आएगा और इस सारे एरिया को मार्क करने के लिए हम येलो लाइन हाईलाइट करते हैं। इन सारे एरिया में बारिश न होने के बराबर है और इसीलिए हजारों साल से ये सारा एरिया बिल्कुल खाली रहा है, सिवाय रियाद के आसपास के कुछ एरिया के, जहाँ पर कुछ अरब बद्दू रहते थे और 20वीं सदी के शुरुआत तक ऐसा ही रहा। सन 1900 में सऊदी अरब की पॉपुलेशन 25 लाख थी और ये 99% पॉपुलेशन इधर सऊदी अरब की वेस्टर्न कोस्ट लाइन इस ब्लू लाइन में रहती थी। लेकिन फिर अगले 30 सालों में कुछ ऐसी चेंजेस हुई जिसके बाद ये पॉपुलेशन पैटर्न शिफ्ट होने लगा और तभी ये येलो लाइन वजूद में आई, जब 1932 में रियाद की अल साउद फैमिली ने सऊदी अरब का कंट्रोल हाथ में ले लिया और रियाद को सऊदी अरब का कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। अब इसको कैपिटल डिक्लेयर करने की सिर्फ ये वजह नहीं थी कि अल साउद फैमिली का रिलेशन रियाद से था, बल्कि उनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं। बिकॉज मक्का और मदीना को तो कैपिटल बना नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स जा नहीं सकते, क्योंकि कैपिटल्स में सारी दुनिया के फॉरेन डेलीगेट्स, एम्बेसडर और हेड ऑफ स्टेट्स को आना होता है, तो सऊदी अरब के लिए इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए रियाद को कैपिटल बनाया गया और फिर 1938 में इधर रियाद के पास ही ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व डिस्कवर हो गए, जिसके बाद सऊदी अरब की तकदीर बिल्कुल बदल गई। 1917 तक सऊदी अरब पूरी दुनिया की 15% ऑयल सप्लाई को फिल कर रहा था। बिलियंस ऑफ डॉलर आ रहे थे और इन ऑयल फील्ड के आसपास नए शहर आबाद होना शुरू हो गए। सऊदी अरब की ईस्टर्न कोस्ट लाइन पर लोकेटेड शहर दम्माम, जहां पर 1920 से पहले चंद 100 लोग भी नहीं रहते थे, अब ऑयल इंडस्ट्री का हब बन चुका था और आज की डेट में दम्माम एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुका है, जहां पर 20 लाख लोग रहते हैं। और ये सब पिछले कुछ 40 से 50 सालों में हुआ। 1970 के बाद सऊदी अरब में पैसा पानी की तरह आने लगा। सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी वेलफेयर स्टेट बन रहा था, जहां पर किसी शहरी पर कोई टैक्स नहीं था और एजुकेशन से लेकर बिजली, खाना, पेट्रोल और इवन घर तक हर चीज गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सऊदी अरब की गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा आ रहा था और क्योंकि पॉपुलेशन कम थी तो वो अपने लोगों पर दिल खोल कर खर्च कर रहे थे। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हुई जब बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ जॉब्स की डिमांड क्रिएट हुई, मगर सऊदी नेशनल्स को इतनी फैसिलिटी मिल रही थी कि वो अब नौकरी में कोई इंटरेस्टेड नहीं थे और इसी गैप को फिल करने के लिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और इजिप्ट से हजारों मुस्लिम वर्कर्स को वीजे दिए गए और इन्हें सऊदी अरब में लाकर कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और सर्विस इंडस्ट्री में जॉब दी गई। इसके बाद अगले 30 सालों में सऊदी अरब की इकोनॉमी और पॉपुलेशन लिटरली एक्सप्लॉइट हो गई। रियाद और जद्दा झोपड़ियों और टूटी फूटी सड़कों से अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज बन चुके थे, जहां पर अब कुल मिलाकर 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। अब सऊदी अरब की 85% पॉपुलेशन शहरों में रहती है और यही वजह है कि सऊदी अरब के इस पॉपुलेशन पैटर्न की, जहां पर सऊदी अरब की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस नेचुरल ब्लू लाइन और आर्टिफिशियल येलो लाइन पैटर्न में रहती है। लेकिन यही पैटर्न अब सऊदी अरब के लिए ये येलो लाइन पर आबाद होने वाले शहर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके 30 से 40 साल पहले ही बसाए गए हैं और इनका सबसे बड़ा मसला है पानी, क्योंकि यहाँ पर बारिश न होने के बराबर है। इसी का हल निकालने के लिए 1980s में सऊदी अरामको ने इस सारे एरिया में अंडरग्राउंड पानी की तलाश शुरू कर दी और वो उन्हें मिल भी गया। इन वाटर रिजर्व पर सऊदी गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल एक्वाफायर्स भी बनाए, लेकिन दिक्कत ये हुई कि बारिश न होने और कंजम्पशन ज्यादा होने की वजह से ये बड़े बड़े कुएं सूखते गए। और दूसरा, पूरे सऊदी अरब में सिर्फ 0.5% जमीन पर ही कुछ उगाने के लायक है, बाकी 99.5% जमीन में कुछ खेती नहीं हो सकती। इसलिए सऊदी अरब में मेजॉरिटी फूड बाहर से इंपोर्ट होता है। गो के सऊदी गवर्नमेंट ने किसानों को हैवी सब्सिडीज और आर्टिफिशियल पानी की सप्लाई दी ताकि वो आर्टिफिशियल फार्म लैंड्स बनाए, ताकि सऊदी अरब को बाहर से फूड न इंपोर्ट करना पड़े। और ये कुछ हद तक अचीव भी हो गया, मगर ये सस्टेनेबल नहीं था, बिकॉज ये सारा पानी आर्टिफिशियल जो सऊदी ने कुएं बनाए थे उनसे आ रहा था और इसी का नतीजा था कि इनका 80% पानी खत्म हो चुका था। इसीलिए साइंटिस्ट ने प्रेडिक्शन करना शुरू कर दी कि 2030 तक ये सारे पानी की सप्लाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके बाद सऊदी अरब ने इस प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया और ज्यादा पानी लेने वाली क्रॉप्स जैसे कि राइस वगैरह को उगाना बंद कर दिया। इसी पानी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए अब सऊदी गवर्नमेंट ने इधर पर्शियन गल्फ के साथ समुद्र में डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए हैं, जहां से समुद्र के खारे पानी को साफ करके रियाद, दमाम और दूसरे शहरों तक पहुंचाया जाता है। इसी तरह इधर वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर भी 12 डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए गए हैं, जहाँ से इस सारी कोस्ट लाइन के करीब शहरों तक साफ
पानी पहुंचाया जा रहा है। नो डाउट ये एक अनबिलीवेबल काम है, मगर ये हैविली सऊदी अरब के ऑयल रेवेन्यू पर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये डिसैलिनेशन प्लांट्स चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। इसीलिए किंग मोहम्मद बिन सलमान अब तेजी से सऊदी अरब की इकोनॉमी को ऑयल से डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, ताकि सऊदी अरब की ऑयल पर डिपेंडेंसी खत्म हो, क्योंकि दुनिया अब फ्यूल से इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जा रही है। और जैसे ये अचीव हो गया, ऑयल प्रोड्यूस कंपनीज के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लेकिन इस सारी वीडियो में हमारे लिए लेसन ये भी है कि अगर लीडरशिप सिंसियर हो तो कुछ भी बनाया जा सकता है। सऊदी अरब के लीडर्स ने जिस तरह रियाद और दूसरे शहरों को ट्रांसफॉर्म किया है और अपने लोगों को आसानियां दी हैं, ऐसे बहुत ही कम देश हैं जिन्होंने ऐसा किया। तो दोस्तों, अब आपको इस वीडियो के जरिए ये तो समझ आ गया होगा कि क्यों आखिर सऊदी के ज्यादातर पॉपुलेशन इन दो लाइंस में रहती है। वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी और भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में कमेंट करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।